एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम हरगुन सहानी है। मैं JRF हूँ कॉमर्स में एंड नेट इन मैनेजमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ। आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 10 लेकर आई हूँ, दैट इज़ फ्रॉम हायर एजुकेशन यूनिट। एंड इस यूनिट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो ये यूनिट है इसमें फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और समझना या जो एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की ज़रूरत होती है वो नहीं है इस यूनिट में। बिकॉज अगर कोई एजेंसी गवर्नमेंट ने बनाई है तो वो बनाई है, कब बनाई है उसको ध्यान रखना पड़ता है, क्यों बनाई है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। इसी कारण मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ केवल उसको आंसर करने के बजाय जो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने दी है उसको भी मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया है। चलिए हम अपनी यूनिट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बिहाइंड सेटिंग अप हेफा। हेफा क्या है? हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सरकार ने हेफा एस्टैब्लिश करी थी वो फाइनेंशियल सपोर्ट किस पर्पस के लिए देती थी। यहाँ देखिए मैंने इस बॉक्स में हेफा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया है। सबसे पहले हेफा एस्टैब्लिश हुआ था 2017 में। ये एक जॉइंट वेंचर था, किसके बीच में? कैनरा बैंक के बीच में एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में। हेफा क्यों एस्टैब्लिश हुआ था? इसको प्रोवाइड करनी थी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल एंड RD। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड करनी थी दो पर्पस के लिए, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। किसको देनी थी ये फाइनेंशियल सपोर्ट? जो इंडिया के प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडिया के बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि IITs एंड IIMs हो गए, ठीक, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हेफा को एस्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे यहीं पे हमें ABCD में से देखना है। ए, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। यस, हमारा ऑप्शन नंबर A आंसर है। क्यों? यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मेंशन किया गया है, रिसर्च या एजुकेशन किस पर्पस के लिए उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया। बाकी ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि लिखा है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए या रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ या इंडस्ट्री के साथ। नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन है। और हेफा का भी सिर्फ R&D के लिए नहीं करती है, लेकिन जो एजुकेशन या टीचिंग के लिए है उसके लिए भी हेफा फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में सारे जितने इंस्टीट्यूशंस है UGC, AICTE, NCTE सब दिए गए हैं और उनका कंसर्न दिया गया है सेट नंबर 2 में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ ये स्लाइड देखें। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं तैयारी करी है या जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो तो इन सब जो इन्फॉर्मेशन को मैंने बॉक्सेस में प्रोवाइड करी है उसको रिवाइज कर सकते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं अभी तक वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले UGC, ये जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, इंस्टीट्यूशन, ईयर, स्टेटस, फंक्शन, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। ठीक, UGC कब इस्टेब्लिश हुआ था? 28 दिसंबर 1953, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, लेकिन UGC को जो है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो आपकी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जब एक स्टेटस, एक एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, उसके बाद इनको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक दर्जा दे दिया जाता है। ठीक, UGC स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना था 1956 में। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में वहाँ पे 1953 या 1956 दिया होगा, जो भी हो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, अब UGC का क्या फंक्शन है? UGC के नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब जितनी भी आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन है उसको स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, टीचिंग के, एग्जामिनेशन के और रिसर्च के इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इसीलिए UGC की फॉर्मेशन होती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जितना भी जो कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखेगा UGC। नेक्स्ट AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन।
टेक्निकल एजुकेशन से आपको हिंट लग गई होगी। ठीक, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ। ये एक एडवाइजरी एपेक्स बॉडी थी जब ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसको भी स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था? 1987 में। AICTE बेसिकली देखता है कि क्या जो एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए, जैसे कि आपकी इंजीनियरिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गई, इनके लिए जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इज NAAC, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये एस्टैब्लिश हुआ है 1994 में एंड इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ UGC। ठीक, ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस क्या होता है? देखिए, ऑटोनॉमस वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूट या वो कॉलेजेस होते हैं बेसिकली जो अपने हिसाब से अपनी फंक्शनिंग वर्किंग करते हैं। ठीक, अब उनकी अपना जैसे एक ऑटोनॉमस कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कॉलेजेस होते हैं जो एफिलिएटेड होते हैं और कुछ होते हैं ऑटोनॉमस। जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, जो जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, वो उसी का सिलेबस फॉलो करते हैं। जब उस यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होते हैं तब उसके भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक, वही उसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वही उस एफिलिएटेड कॉलेज का भी होता है। लेकिन जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड तो होते हैं, लेकिन ऑटोनॉमस कॉलेज अपना खुद का सिलेबस रखते हैं, अपना खुद का पेपर पैटर्न होता है, अपने खुद के एडमिशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये फर्क होता है एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में। तो जो NAAC है वो भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किसकी? UGC की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अभी उसमें है। ठीक, देखिए, NAAC जो था इट इज द आउटकम ऑफ NPE 1986। जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 बनी थी, उसका आउटकम था आपका NAAC। ठीक, NAAC का क्या फंक्शन है? इवैल्यूएट करना, असेस करना एंड एक्रेडिटेशन देना यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को। मतलब उनको एक रैंक प्रोवाइड करना, देखना कि क्या ये लोग फंक्शनिंग अच्छे से कर रहे हैं नहीं। NAAC ने कुछ बहुत सारे पैरामीटर सेट होते हैं, फैकल्टी के बेस पे, रिसर्च के बेस पे, स्टूडेंट्स के बेस पे। उस बेस पे एक NAAC जो है ग्रेड प्रोवाइड करता है। ठीक, इसी के जो मिलता जुलता आता है आपका एक NBA, दैट इज नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ठीक, ये भी 1994 में स्टैब्लिश हुआ। अच्छा, देखिए इसमें और इसमें फ़र्क ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये किसका ऑटोनॉमस बॉडी है? ये AICTE का है। अगर AICTE का है तो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा होगा, क्योंकि जो NBA है वो इवैल्यूएट, असेस करता है एंड एक्रेडिटेशन देता है किसको? टेक्निकल प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को। ठीक, जो आपका NAAC था वो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को एक रेटिंग देता था, लेकिन जो NBA है वो जितने आपके टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक, जैसे BTech, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उनका इवैल्यूएशन करता है। ठीक, इसके बाद है NCTE, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन से आपको हिंट मिल गई होगी। 1995 में एस्टैब्लिश हुआ। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस लिए एस्टैब्लिश हुई थी? कि एक कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट कर सके टीचर एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर। ठीक, NCTE इसलिए एस्टैब्लिश हुआ था। वापस आते हैं हम हमारे क्वेश्चन में। यहाँ पे अब आप बताइएगा कि क्या आंसर होंगे। देखिए, UGC सबसे नंबर 1 है। ठीक, UGC जो है इट, यहाँ पे एस आंसर विल बी 3। बाय? बिकॉज कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी मेंटेनेंस इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, ओवरऑल जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपके हायर एजुकेशन में है, जो आपके यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, उसको कौन देखता है? UGC देखता है। नंबर 2 पे आपको दिख रहा है AICTE। ठीक, AICTE किसको देखेगा? ये तो जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है उनको देखेगा, इसलिए 20 आंसर विल बी 4। रिकॉग्निशन एंड क्वालिटी इश्यूज इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCTE किसको देखेगा? जो टीचर एजुकेशन है तो जो टीचिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होंगे उनको देखेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन, रिकॉग्निशन एंड क्वालिटी इश्यूज रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। लास्ट NAAC आपका इवैल्यूएशन करता है क्वालिटी डिटर्मिनिंग द ग्रेड ऑफ एक्सीलेंस के लिए। इसीलिए इन सबको देखने के बाद हमें पता चल रहा है जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1।
नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे एक स्कीम जो लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने, दैट इज रूसा, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक, पहले रूसा के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे पूछे, रूसा क्या है पढ़ लेते हैं। देखिए, रूसा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करी थी। कौन सी ईयर में करी थी? 2013 में करी थी। एम ये था रूसा का कि जो आपके, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ स्टेट लिखा है, जो आपके स्टेट्स हैं उसमें जो अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फंडिंग करना। ठीक, रूसा इस्टेब्लिश हुई थी आपके बेसिकली स्टेट्स के अंदर जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मदद के लिए, उनकी फंडिंग के लिए। जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं रूसा के, ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 पैरामीटर्स पे या 3 पिलर्स पे काम करती है, एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस। एक्सेस मतलब कि जितने भी आपके जो बच्चे हैं उनके पास एक अच्छा एक्सेस होना चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, जो आपकी बुक्स हो गई या जो रिसोर्सेज हो गए, जो लाइब्रेरी हो गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके लिए अच्छा एक्सेस होना चाहिए। इक्विटी पे काम करना चाहिए स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। कहने का मतलब है कि जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी सोशल बैकग्राउंड के, उनका कास्ट, रिलीजन, कलर, लैंग्वेज, सेक्स नहीं देखा जाएगा। एक्सीलेंस, जो रूसा के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स होंगे वो ये उनको मदद करेगा कि वो क्वालिटी वाइज, एक्सेलेंस मतलब जो अपनी फैकल्टी है अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स ले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके प्रोवाइड करे। तो अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि कौन सा कोड सही है और कौन सा कोड गलत है। नंबर 1, टू इम्प्रूव दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। यस, रूसा स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए बना है। टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी। यस, मैंने आपको बोला जो इसका एक्सीलेंस वाला जो पिलर है उसके अंदर क्वालिटी फैकल्टी होनी चाहिए। टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। जो आपके ऑटोनॉमस कॉलेजेस पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनके द्वारा नए इंस्टीट्यूशन बनाए जाए, उनको अपग्रेड करके, ये भी सही ऑब्जेक्टिव है। टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटीज विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनॉमस कॉलेजेस। नहीं, यहाँ पे लिखा है कि जो यूनिवर्सिटीज अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, जिनका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उनको उल्टा ऑटोनॉमस कॉलेज बना दो। नहीं, ये एक नेगेटिव लाइट में है, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ए, बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर और ये हमें ऑप्शन बी में दिखाई देता है। नाउ 3A, देखिए जहाँ पे क्वेश्चंस मुझे रेपिटेटिव लगेंगे और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ पे मैंने 3A 4A करके उनको पूछा है, उनको दिया हुआ है। रूसा एम्स टू अचीव द फॉलोइंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस, यहीं से क्वेश्चन उठ के आ गया, इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस 1, 2 एंड 4। एंड ये 1, 2 एंड 4 से आपका आंसर बन रहा है 3। देखिए जो ये इक्विटी, एक्सीलेंस है, ये तीनों आप वैसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये जो ये पिलर्स होते हैं या ये प्रिंसिपल्स माने गए हैं आपकी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन होती है, ठीक, उसके ये प्रिंसिपल्स भी हैं कि इंस्टीट्यूशंस को इस पे काम करना चाहिए, इन तीनों पे। 4th, एक और नई स्कीम हमारे सामने, दैट इज उन्नत भारत अभियान स्कीम। ये स्कीम क्यों लॉन्च हुई थी, क्या पर्पस है, आइए पढ़ते हैं। ये लॉन्च करी गई थी 2014 में, ईयर भी याद रखिएगा। क्यों लॉन्च करी गई थी? इट्स एम्स टू लिंक द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद सेट ऑफ एटलीस्ट 5 विलेजेस। देखिए जो उन्नत भारत अभियान स्कीम थी ये कहीं ना कहीं होलिस्टिक थी नेचर में, ठीक, ये चाहती थी जो भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने साथ कम से कम 5 विलेजेस को लिंक करें, क्योंकि अगर एक कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने साथ 5 विलेजेस को लिंक करता है उससे क्या होगा, जो उन विलेजेस के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट होगा उस विलेज की कम्युनिटी में, बिकॉज उस विलेज के बच्चे पढ़ने आ सकते हैं, उनको ये समझाएं विलेजेस को डिफरेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में, इसलिए उनका कहीं ना कहीं सोशल एंड इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट होगा। तो यहाँ से हमें आंसर दिख रहा है, द स्कीम ऑफ उन्नत भारत वॉज फॉर्म्ड सो एज टू लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विद एटलीस्ट 5 विलेजेस। 5th क्वेश्चन, UGC was formally inaugurated on 28 December 1953, जैसे मैंने आपको पिछला बताया, और इसको किसने फॉर्म किया था? इसको फॉर्म करने वाले थे श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही फॉर्म किया था UGC को 28 दिसंबर 1953 में।
Question number 6. UGC, that is University Grants Commission, was established with which of the following aims? क्यों establish किया गया था? ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया आपको एक चीज दिखाने के लिए. आइए इसको पढ़ते हैं पहले. Promotion of research and development in higher education, yes. Then identify करना and sustaining ऐसे institutions of potential learning. Potential learning मतलब ऐसे institutions को identify करना जो आगे जाके प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक. सी, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, यस. अपने टीचर्स को और क्वालिफाइड बनाना रिफ्रेशर कोर्सेज से. अपने FDPs के में भी नाम सुना हो, जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनको और एफिशिएंट बनाना. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. ये नहीं है और यही रीज़न था ये क्वेश्चन को उठाने के लिए. क्या होता है, अक्सर हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके जब एम्स या ऑब्जेक्टिव्स आते हैं हमें काफ़ी बार लगता है कि ये सब होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है, सब नहीं होते. और यहाँ पे हल्का सा उन्होंने एक ट्विस्ट डाल दिया, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी. देखिए UGC ऐसे ही, उसका ये एम नहीं है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर है उन सबको ऑटोनॉमी दे दे. ठीक. तो ये ऑब्जेक्टिव आपका नहीं होगा. ABC आपका करेक्ट आंसर है. और ऐसे ही जो थोड़े बारीक क्वेश्चंस होते हैं उनको ध्यान दिया करिए, केयरफुल रीडिंग करिया करिए, नहीं तो यहाँ पे आप ABCD कर देते हैं आंसर. यहाँ पे हमारा आंसर है ABC और दैट इज ऑप्शन नंबर C. 7th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द लीडरशिप एंड एग्जीक्यूटिव रोल इन हायर एजुकेशन सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज इज असाइंड टू. स्टेट जो यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ होती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं. हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. यहाँ कहा गया है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें जो लीडरशिप और जो एग्जीक्यूटिव रोल है वो कौन बंदा लेता है? वो आपका डीन ऑफ स्टडीज़ लेता है, वाइस चांसलर लेता है, चांसलर या डीन ऑफ फैकल्टीज़, वो आपका लेता है वाइस चांसलर. जो लीडर होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है एक स्टेट यूनिवर्सिटी का, वाइस चांसलर होता है. अच्छा, एक और चीज़, स्टेट यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो तो सब मैनेजमेंट देखता है और लीडर करता है. एक होता है चांसलर. चांसलर कौन होता है स्टेट यूनिवर्सिटी का? उसी स्टेट का जो गवर्नर है वही बन जाता है आपका चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी. यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की. ठीक. चांसलर ऑफ दैट स्टेट, दैट इज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट. ठीक. लेकिन दैट इज ओनली अ नॉमिनल हेड, सिर्फ नेम सेक के लिए है और बाकी नहीं है. ठीक. जो फंक्शनिंग लीडर होता है वो एक्चुअली वाइस चांसलर ही होता है. 7th का एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपके एक और सेशन में पूछा था. हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम? अगेन वाइस चांसलर ही है. और ये सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है, जो आपका पूरा इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम है, चाहे आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो, सबके सब में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो लीडर होता है वो वाइस चांसलर ही होता है. क्योंकि जो चांसलर होता है वो किसी एमिनेंट पर्सनैलिटी को बनाया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन जो मेन वर्किंग करता है वो वाइस चांसलर ही करता है. Question number 8. Which of the following body is empowered with the role of appointment and approval of teachers in the university system in India? ठीक. यहाँ पे 4 बॉडीज के नाम दिए हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को देखते हैं. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी यहाँ पे काउंसिल से, मैनेजमेंट से या स्टडी से. सबसे पहले आता है, सबसे मेन होता है यूनिवर्सिटी कोर्ट, या जिसको सेनेट भी बोलते हैं. देखिए यूनिवर्सिटी कोर्ट या सेनेट जो है ये मेन गवर्निंग बॉडी होता है. इसके अंडर ही ये बाकी 3 आते हैं. इसका क्या फंक्शन होता है? ये गवर्नेंस देखता है यूनिवर्सिटी की. ये देखता है कि जितनी भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो, जो भी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो, वो इसके अंडर आता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल. ये यहाँ पे हेड में है जो आपका है यूनिवर्सिटी कोर्ट या जो सेनेट है. ठीक. मेन गवर्निंग बॉडी है. उसके बाद डिफरेंट बॉडीज में आगे डाइवर्सिफिकेशन है. सेकंड है एकेडमिक काउंसिल. एकेडमिक काउंसिल से नाम आप समझ सकते हैं, जितने भी एकेडमिक से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको एकेडमिक काउंसिल देखता है. जैसे कि क्या एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए यूनिवर्सिटी में, कैसी टीचिंग एंड ट्रेनिंग हो, कैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन हो, कैसे एग्जाम अरेंज करे, कैसे टेस्ट करे. जितनी भी एकेडमिक से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो एकेडमिक काउंसिल करेगा. बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वो देखता है
जो आपके रेवेन्यूज़ हैं या जो प्रॉपर्टी है यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, उसके अंदर, ठीक, ये बेसिकली जो आपके टीचिंग एंड एकेडमिक पोस्ट होते हैं उनको क्रिएट करता है और यही उन डिटर्मिन करता है कि अच्छा एक इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर इतने असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, इतने प्रोफेसर चाहिए, इतने एसोसिएट प्रोफेसर्स चाहिए, मतलब ये टीचर्स की जो पोजीशन है उसमें यहाँ पे ये अप्रूवल एंड अपॉइंटमेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट बोर्ड ऑफ स्टडीज। बोर्ड ऑफ स्टडीज से मुझे अच्छे से याद है, जो मैंने एग्जाम दिया था क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था ऐसी कौन सी बॉडी है जो सिलेबस बनाती है हर कोर्स का एक डिपार्टमेंट के अंदर, ये बनाती है बोर्ड ऑफ स्टडीज। एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज उस सिलेबस को बनाने के बाद किसको सबमिट करेगी, उससे हायर कौन है, एकेडमिक काउंसिल, और एकेडमिक काउंसिल ही तो सारा एकेडमिक से रिलेटेड देखती है। बोर्ड ऑफ स्टडीज आपका सिलेबस बनाती है, फिर सबमिट करती है एकेडमिक काउंसिल को, वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करता है। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कौन सी बॉडी जो है अपॉइंट करती है या अप्रूव करती है टीचर्स को। जैसे अभी आपने अगर ध्यान से सुना हो तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ना क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करे उनसे बात करनी है। यहाँ पे पूछा गया है ए में एनडीएल के बारे में, दैट इज नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, और बी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को देखने से पहले आइए देखते हैं कि एनडीएल एंड एनएड है क्या। एनडीएल जो आपका है दैट इज नेशनल डिपॉजिटरी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये इंट्रोड्यूस करने वाला था एमएचआरडी, स्कीम थी NMEICT, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन फुल फॉर्म का आया हुआ है, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ठीक, जो एनडीएल है एक डिजिटल लाइब्रेरी है, कहने का मतलब है इसके अंदर जितनी आपकी टेक्स्ट बुक्स, जो उसका ई बुक होती है, आपने सुना होगा ई बुक, पीडीएफ्स, ऑडियो बुक्स, लेक्चर्स, जितनी फिक्शन से रिलेटेड या जो वीडियोस हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब एनडीएल के अंदर स्टोर होती हैं एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह। ठीक, ये लॉन्च की गई थी 2016 में एंड 2018 में ये अवेलेबल हो गई थी इंडिया के लिए। ठीक, 2018 से इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी थी। अब आता है नैड। नैड क्या है, दैट इज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मतलब यहाँ पे कुछ जमा होता है, क्या जमा होता है, यहाँ पे ये 24/7 ऑनलाइन स्टोर है जिसके अंदर आप अपने एकेडमिक अवार्ड्स, जैसे अपना कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, मार्कशीट्स है, इसको आप सबमिट, आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो, जो कि आपका डिजिटाइजेशन करेंगे जो आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे आप डिपॉजिट करते हैं अपने एकेडमिक से रिलेटेड सारे सर्टिफिकेट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि जो सबसे पहले पूछा जो एनडीएल है ये 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है एकेडमिक अवार्ड्स का। यहीं तक आप पढ़ेंगे आपको समझ आना चाहिए, नहीं ये गलत है। हमने अभी देखा जो एनडीएल था वहाँ पे बेसिकली जितने आपके टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, वीडियोस, यहाँ वहाँ पे वो सब पाए जाते हैं, और जो एकेडमिक अवार्ड्स हैं वो आपके एनएडी में। दैट इज एन ऑल डिजिटल लाइब्रेरी दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल कंटेंट्स। नहीं, यहाँ पे जितने भी डिजिटल कंटेंट्स होते हैं सबको आपको स्टोर, ये मतलब कि जैसे आपके प्रॉपर्टी के कागज हो गए, नहीं, जितने भी आपके एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं उन्हीं को स्टोर किया जाता है। इसीलिए ये भी स्टेटमेंट गलत होगी, तो आपका आंसर है नीदर ए और बी। ना 9th ए, दैट इज ये क्वेश्चन को और भी पूछा गया था, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है जो एक ऑनलाइन स्टोर है जिसके अंदर सारे एकेडमिक अवार्ड स्टोर करते हैं। क्या होगा, नैड, दैट इज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक, इसको नेशनल डिपॉजिटरी ही याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लाइब्रेरी भी दिया, लाइब्रेरी नहीं है, इसलिए 9A आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमें डिफरेंट मैच करना है। लिस्ट 1 में दिए हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स दिए हैं स्वयं के, एंड लिस्ट 2 में उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। इसको करने से पहले आइए हम इसको स्लाइड को देखते हैं। स्वयं क्या है, स्वयं सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। काफ़ी बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया। स्वयं कब लॉन्च हुआ था, 2017 में लॉन्च हुआ था। किसने किया था, एमएचआरडी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाएगा। ठीक, स्वयं क्या है, देखिए अब सिंपल से समझिए, जैसे आपकी नेटफ्लिक्स होता है या अमेजोन होता है, ये एक पोर्टल होता है, इसके अंदर जितनी मूवीज, वेब सीरीज होती है वो अवेलेबल होती है। वैसे ही स्वयं है, ये भी एक पोर्टल है जिसके अंदर
जितना भी आपका एकेडमिक डेटा है, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो अवेलेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जितने भी आपके ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक, स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड जैसे कि मैंने आपको 3 प्रिंसिपल्स बताए थे एजुकेशन पॉलिसी के, उसके ऊपर काम करता है। क्या है 3 प्रिंसिपल? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, और एक्सेलेंस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब एक स्वयं है, फिर एक स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा जो है यहाँ पे ये तो एक पोर्टल हो गया, लेकिन जो स्वयं प्रभा है वो 34 DTH चैनल्स का आप समझ लीजिए ग्रुप है जो 24/7 बेसिस पे टेलीकास्ट करता रहता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स को। जैसे आपके बाकी सास बहू वाले ड्रामा आते हैं, उसी किस्म से टीचर्स जो हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से अपना एक कोर्स प्रिपेयर करते हैं और उस चैनल में वो आते हैं। कौन सी सैटेलाइट के थ्रू आते हैं? दैट इज GSAT-15 सैटेलाइट के थ्रू। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए किसी एक प्रोग्राम पे, किसी एक टॉपिक पे मैटर प्रिपेयर करते हैं टीचर्स, और उसमें टेलीकास्ट होता है जिसको 5 टाइम्स रिपीट किया जाता है, और स्टूडेंट्स जिस भी टाइम अवेलेबल हो उसको आराम से देख सकते हैं क्योंकि वो दिन भर आता है। ठीक, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा था नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं के बारे में। पहली चीज ये याद रखिएगा, 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के। ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं और इनके अपने अपने फंक्शंस के लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक तो फुल फॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात आपको इनका रोल पता चलेगा। ठीक, सबसे पहले AICTE ये क्या फंक्शन निभाती है? सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। AICTE जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के, उनको फीचर करता है। NPTEL दैट इज नेशनल प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, ये इंजीनियरिंग बेसिस कोर्सेज को दिखाता है। UGC आपके जो नॉन टेक्निकल दैट इज जो आपके सोशल साइंसेज के कोर्सेज होते हैं PG लेवल पे, उसको दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट है। CEC दैट इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज को दिखाता है। NCERT सबको पता है, ये स्कूल एजुकेशन को दिखाता है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, ये भी स्कूल एजुकेशन को दिखाता है। IGNOU ये फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, उनको दिखाता है। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, IIM है, IIM बैंगलोर है, तो ये मैनेजमेंट स्टडीज से रिलेटेड कोर्सेज अपलोड करता है। और लास्ट NITTR दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये जो टीचर रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको टेलीकास्ट करता है। यहीं से आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा NPTEL था, यहाँ पे आप देख सकते हैं NPTEL टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग पे दैट इज इंजीनियरिंग बेसिस कोर्सेज को दिखाता है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं NPTEL का ऑप्शन होगा इंजीनियरिंग प्रोग्राम। CEC हमने देखा था जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनसे डील करता है, दैट इज बी ऑप्शन 4। NCERT एंड NIOS ये दोनों स्कूल एजुकेशन के लिए, एंड NITTR दैट इज फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये इसके लिए। तो आपका यहाँ पे आंसर जो बन जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस को पूछा गया कि कितने टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक होती है स्टेट, फिर होती है प्राइवेट, फिर होती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। अभी तक इन दोनों के नाम पे कोई बाइफर्केशन नहीं है, तो सिर्फ ABCD होगा। इजी क्वेश्चन था, कंफ्यूज मत होइएगा और अपने आप से ही और यूनिवर्सिटीज को क्लासीफाई ना कर लीजिएगा कैटेगरीज में। नेक्स्ट जो और डिजिटल इंडिया पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है हमें मैच द फॉलोइंग करना है ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और मूक्स के बारे में। आइए हम पहले इनको पढ़ लेते हैं। जो ये ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञान धारा मैंने एक और इंक्लूड किया है जो आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली ये इसको ब्रॉडकास्ट कौन करने वाला है? IGNOU। ठीक, ये IGNOU आपके ये जो कोर्सेज हैं इनको चलाता है, ये IGNOU से ब्रॉडकास्ट होते हैं। सबसे पहले है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन एक 24 आवर्स एजुकेशनल चैनल है जिसमें सारे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं 2019 के जो एग्जाम हुआ था उसमें। ज्ञान दर्शन एक एजुकेशनल चैनल है 24 आवर्स वाला। ज्ञानवाणी, वाणी से आप समझ रहे होंगे, ये एक FM रेडियो चैनल है, एजुकेशनल FM रेडियो चैनल है। इसको लॉन्च 2001 में ही कर दिया गया था। ठीक, फिर लास्ट में है ज्ञान धारा,
जो ज्ञान धारा है, इट इज एन इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस ऑफर्ड बाय इग्नू। कुछ नहीं है ज्ञान धारा में, जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट के थ्रू स्टूडेंट्स को और जो डिफरेंट टीचर्स हैं उनको इंगेज किया जाता है। वहाँ लाइव डिस्कशंस होते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। अगर स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है कोई भी टॉपिक के ऊपर तो वो टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? टेलीफोन से, ईमेल से एंड ऑल्सो चैट के थ्रू टीचर से स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं क्या है। ज्ञान दर्शन हमने अभी पढ़ा, सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल, हमें नॉट करेक्टली मैच करना, ये तो सही है। ज्ञान वाणी दैट इज एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क, ये भी सही है। मूक दिया है, मूक का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट नहीं कोर्सेज होता है। बस उन्होंने क्रेडिट की जगह कोर्सेज की जगह क्रेडिट लिख दिया एंड आपका जो रॉन्ग होगा वो मूक्स है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि इंडियन मूक कौन सा है, मुझे मूक से याद आया, इंडियन मूक आपका है स्वयं। स्वयं को इंडियन मूक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? मैसिव, क्योंकि यहाँ पे स्वयं में जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो स्वयं में ही जो इंडियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है उसमें चलते हैं। ठीक, फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डिफरेंट कमीशंस दी गई हैं। इन कमीशंस को क्रोनोलॉजिकली एक ऑर्डर में बिठाना है, असेंडिंग ऑर्डर। इस कमीशंस का भी डिटेलिंग मैंने यहाँ करी है। पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहले राधा कृष्णन कमीशन 1948-49 में आई थी। कौन चेयरमैन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, फिर प्रेसिडेंट भी बने थे। ये फॉर्मर वीसी थे बीएचयू के। इनकी रिकमेंडेशन थी कि हर स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहिए कि हर एक जिंदगी का महत्व है। यूथ को अवेकन करना चाहिए कि वो इंडिया के बारे में जाने, अपने वैल्यूज़ के बारे में जाने। इन्होंने टीचिंग स्टाफ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फिर आई थी मुदालियर कमीशन 1952-1953 में। ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर फॉर्मर वीसी थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। इस कमीशन को, मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। दैट इज जो आपकी 14 से 18, अब पुराना, अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है, ये पहले की बात है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थी वो कौन सी थी। ठीक, जितनी भी सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड एम्स, एज, ऑर्गेनाइजेशन थी वो इस कमीशन में दी गई थी। देन देयर इज कोठारी कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। कब आई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1964 में आई थी। इसके चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी। ठीक, और तब वो यूजीसी के चेयरमैन थे उस समय। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने दी थी। ठीक, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो आप सुनते हैं अप टू द एज 14, दैट इज राइट टू एजुकेशन, ये लाने वाले थे कोठारी ही। इन्होंने 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला भी दिया था। इन्होंने ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन भी क्या कहते हैं प्रपोज करे थे। प्लस इन्होंने ही 10+2+3 दैट इज 10 तक आपकी 10th, 11th, 12th, 2+3 जो भी आपका बैचलर्स का कोर्स होगा वो, ये उन्हीं ने दिया था। नेक्स्ट इज आचार्य मूर्ति कमेटी, ये आई थी 1919 में। ठीक, इसके जो चेयरमैन थे राममूर्ति जी थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के ये वाइस चांसलर थे तब। इन्होंने बताया था कि इक्विटी एंड सोशल जस्टिस पे आपकी एजुकेशन बेस होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन लेवल्स का, इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए एक पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट्स काउंसिल का। मेरे ख्याल से यहाँ पे हाँ कवर हो गया है बॉक्स की वजह से। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक नीचे बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, इसकी 2 रिव्यू कमिटीज थी। एक कौन सी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात करें 1986 की, उस पॉलिसी की 2 कमिटीज थी। एक थी रामामूर्ति कमेटी 1990 जो अभी आपने पढ़ा, और एक थी जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके पुराने पेपर्स में पूछा गया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उसकी 2 रिव्यू कमिटीज कौन थी, याद रखिएगा, रामामूर्ति कमेटी थी एंड जनार्दन रेड्डी कमेटी थी। ओके, हाँ, मैं यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था। पहले आपने देखा कि राधा कृष्णन कमीशन है, फिर मुदालियर कमीशन एंड कोठारी कमीशन, तो आंसर नंबर 2 होगा। ठीक है, कमीशंस पे और 2 क्वेश्चंस। कौन सी ऐसी कमीशन थी जिसने कहा था कि इंडिया has paid attention to all the levels of education? अभी हमने देखा important recommendations किसके, कोठारी कमीशन के, आंसर होगा 3। नेक्स्ट, on the recommendation of which commission 10+2+3 structure was introduced in the national policy on education 1968? ये भी याद रखिएगा, जो कोठारी कमीशन है वो नेशनल पॉलिसी 1968 से एसोसिएटेड है।
ठीक है, ये कोठारी कमीशन ने ही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 एंड 15A, यहाँ पे हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से पीरियड में इंडिया जो है सेंटर ऑफ हायर लर्निंग बना था। गुप्ता पीरियड, बुद्धा पीरियड, मुगल पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। आंसर होगा गुप्ता पीरियड। क्यों? क्योंकि इसी पीरियड में जो गुप्ता किंग्स थे वो बहुत पर्टिकुलर थे हायर लर्निंग के। इसी पीरियड में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला ऐसे महान जो एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी। तो गुप्ता पीरियड यहाँ पे आंसर होगा, बेस्ट पीरियड इंडिया के लिए हायर लर्निंग के हिसाब से। इसी को ऑपोजिट क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अब कौन सा एरा था जिसमें हायर एजुकेशन को बहुत बड़ा झटका, एक सेटबैक मिला था। इसका आंसर है मुगल एरा। क्यों? देखिए हम जानते हैं मुगल एरा की वजह से ही कैसे ब्रिटिशर्स एंटर हुए थे इंडिया में, उन्होंने क्या क्या किया था। मुगल एरा में इंडिया में अच्छी से हायर एजुकेशन लर्निंग पे ध्यान नहीं था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम के बारे में बात करी गई, दैट इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम विच वॉज डोमिनेट इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। ये सब किसके क्यों हुई है, इन समय से क्या उसके कारण है या कौन से एस्पेक्ट्स हैं, क्या इंडिकेट करता है? ब्रेन ड्रेन है क्या? देखिए, जब आपकी कंट्री के अंदर से डिपार्ट कर जाते हैं जो बेस्ट ब्रेन्स होते हैं कंट्री के, या ऐसे एजुकेटेड या प्रोफेशनल लोग जैसे कि इंडिया से वो जब यूएस से चले जाते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। बेस्ट टैलेंट आपकी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा 20th सेंचुरी के मिडल में देखा गया। और ये क्यों हुआ? सबसे पहले देयर इज लैक ऑफ एडिकेट फैसिलिटीज फॉर एडवांस स्टडी एंड रिसर्च इन इंडिया में। इंडिया में उस मुकाबले की जैसे फॉरेन में फैसिलिटीज है वो नहीं है। हाँ, ये कारण ठीक है। नेक्स्ट, the capacity of the developed nations to buy the talent at a price beyond the means of the developing nations। जो developed nations होते हैं जैसे यूएसए हो गया, ये जो अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं डेवलपिंग कंट्री के, उनको अच्छी सैलरी, उनको अच्छे इंसेंटिव्स देकर अपने यहाँ बुला लेते हैं। तो ये भी एक इंडिकेटिव है, एक एस्पेक्ट का, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसर्च। नहीं, ये नहीं। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन से कैसे फर्क पड़ेगा कि कोई ब्रेन ड्रेन हो? ठीक, जिसको जाना है बाहर, जिनको लगता है कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ज़्यादा उनको सैलरी इंसेंटिव्स अवेलेबल है, वो जाएंगे बाहर। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 and 2। ओके, ऑप्शन नंबर 4 विल बी आंसर, ओनली 1 and 2। नेक्स्ट, एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया that first took serious note of the problem of brain drain was। कौन सी कमीशन थी इंडिया में जिसने देखा कि जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम हो रही है वो सबसे पहले किसने नोटिस करी थी? दैट वाज एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 17th यहाँ पे पूछा गया है, एक इंस्पायर नाम की स्कॉलरशिप है, इज इंटेंडेड बाय द फंडिंग एजेंसी। आई नो दिस, मैं बोलना चाहूँगी ये वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैं इसमें आपको सिर्फ आंसर्स भी बता सकती थी, बट मैंने ऑप्शंस भी डिस्कस करे, ना केवल ऑप्शंस डिस्कस करे, उसके साथ जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपको बताई, ताकि अगर आगे जाके आपको और क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको टैकल कर पाए। ये आप अच्छे से रिविजन भी इस वीडियो में कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं है, एक समझ सकते हैं एक छोटा फॉर्म ऑफ हायर एजुकेशन का एक रिविजन चल रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा बेयर करिएगा टाइम के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप पूछी गई है कि कौन इसको फंड करता है, इसकी फंडिंग एजेंसी कौन है। देखते हैं इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप है क्या। इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप जो है बेसिकली DST, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो इसको स्कॉलरशिप को स्पॉन्सर करता है। इंस्पायर का फुल फॉर्म इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ DST। ठीक, बेसिकली जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं, मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, बैचलर्स के या मास्टर्स के नेचुरल बेसिक साइंस कोर्सेज, उनको इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप दी जाती है। उनको 10,000 पर स्कॉलरशिप कम से कम देनी है। DST को 10,000 स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है हर साल। ठीक, और हर स्कॉलरशिप में बच्चों को 80,000 मिलता है सालाना। ठीक, तो ये किसने दी थी? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दी थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछा है कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है
ये हायर एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूट होता है, लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी नहीं होती, ठीक। लेकिन दे आर वर्किंग एट अ हाई स्टैंडर्ड एंड इन अ स्पेसिफिक एरिया, एंड इनको डिक्लेयर डीम टू बी यूनिवर्सिटी कौन करता है? आपकी गवर्नमेंट ही करती है। डीम टू बी मतलब यूनिवर्सिटी जैसी, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं, ठीक। ये यूनिवर्सिटीज़ अच्छा एकेडमिक स्टेटस और अच्छा प्रिविलेज इंजॉय करती हैं। आपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर की और नोएडा में भी आई थिंक सो बहुत फेमस है ये यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसने एक स्टेटस और एक एकेडमिक प्रिविलेज बना लिया है अपने लिए। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी एग्जाम्पल है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे कुछ चीज़ें डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पूछी आए, देखते क्या है। सबसे पहले द गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होता है, क्या वो चांसलर होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का? नहीं, वो चांसलर होता है, मैंने आपसे बहुत स्पेसिफिकली बोला था, स्टेट यूनिवर्सिटी का। देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के पास अपना, जैसे हर यूनिवर्सिटी के पास अथॉरिटी होती है कि अपना खुद का सिलेबस बनाए, कोर्स वर्क बनाए, साथ साथ वो अपनी गाइडलाइंस भी दे सकता है अपनी एडमिशन एंड फीस से रिलेटेड, और डिग्री तो वो ग्रांट करेगा ही। तो आंसर यहाँ पे आपका बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे एक और प्रोग्राम की बात कर रही है, दैट इज लीप प्रोग्राम एमएचआरडी का। एम टू ट्रेन यूनिवर्सिटी फैकल्टीज को किस चीज़ के लिए ट्रेन करता है? देखिए, एमएचआरडी ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च करे थे, एक का नाम है अर्पित, अर्पित का फुल फॉर्म पूछा गया था, एंड एक था लीप, ठीक, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम्स इन टीचिंग। अर्पित में बेसिकली जितनी भी आपकी 15 लाख जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड फैकल्टीज हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स चलाया जाता है। जो आप ये रिफ्रेशर प्रोग्राम देख रहे हैं, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन रिफ्रेशर प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो आपकी फैकल्टीज़ होती हैं उनके लिए। अर्पित इसलिए था। जो लीप है, दैट इज लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम। ये 3 हफ्तों का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें जो आपकी फैकल्टीज़ हैं उनको आगे की लीडरशिप के लिए लेने के लिए ट्रेन किया जाता है, ना कि वो अपने सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट्स बने, बट आगे जाके वो लीडरशिप भी ले सकें। तो जो लीप प्रोग्राम है वो किस लिए है? टू ट्रेन यूनिवर्सिटी फैकल्टीज इन एकेडमिक लीडरशिप के लिए। अच्छा, एकेडमिक छोड़ दिया गया है कि यहाँ पे लीडरशिप से पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, एकेडमिक लीडरशिप जाके आगे एक अच्छे से पाइनियर बन सके। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है, हमें मैच करना है जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको उनके डिसिप्लिन के साथ। देखिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स मेडिसिन। उज्जैन यूनिवर्सिटी को उसकी एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता है। सारनाथ यूनिवर्सिटी सभी को आई थिंक सो पता होगा, सारनाथ को बुद्धिज़्म के लिए जाना जाता है। अजंता यूनिवर्सिटी, अजंता एंड एलोरा केव्स आपने मेरे ख्याल से 8, 9, 10th की हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा, अजंता एंड एलोरा केव्स। तो इसको किस लिए जाना जाएगा? आर्ट, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग के लिए, ठीक। अजंता इज फॉर दिस। नाउ आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4th। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ रिमेंबर कि आप बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर यू शुड नेवर गिव अप। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।